हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, प्लीज आपका ये आज पहला वीडियो है, पहला चैप्टर है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको पूरे चैप्टर का थ्योरी को यानी कि एक्सप्लेनेशन को समझाएंगे, एक एक लाइन को एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम लोग पूरे कहानी को समझेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको करेंगे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलिए, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है पहले पूरा थ्योरी को पढ़ते हैं, यानी कि जो भी आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, पूरे चैप्टर को आपको पहले पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आप लोग को निश्चित हो जाना, घबराना नहीं है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, यही जो है आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इतिहास का क्लास 10 का जो भी मैट्रिक का तैयारी अभी तक शुरू नहीं की कर दीजिए। इतिहास का 10th का जो है आपका पहला चैप्टर है आज, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यूरोप मतलब यूरोप यानी कि जो महादेश है, और वहां पर जो है राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद हुआ होगा। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास क्या होता है, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है, पहला क्लास है, तो हम लोग समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। देखिए, इतिहास जो है वो एक ग्रीक शब्द, ये जो हिस्ट्री है, इतिहास का इंग्लिश क्या होता है, हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका नाम है हिस्टोरिया। जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया। ठीक है, इसी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पूछताछ या फिर वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, हिस्ट्री जो है वो किस शब्द से लिया गया है, हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ। अब अगर आपको पूछेंगे कि आपका हमको हिस्ट्री पता करना है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपका हिस्ट्री पता करना है, तो आपका हिस्ट्री पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूछताछ करना पड़ेगा। किससे, आपके दोस्तों से, आपका माँ बाप से, आपके पड़ोसी से पूछताछ करना पड़ेगा, तभी आपके इतिहास के बारे में, आपके हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। तो यही चीज है यहाँ पर कि हिस्ट्री का मतलब होता है, ग्रीक शब्द से लिया गया हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ, यानी कि वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य, जो रियलिटी है उसको पूछताछ करना, यही तो है हिस्टोरिया। ठीक है, हिस्टोरिया। हिस्टोरियो को अगर हम लोग अलग करेंगे तो होगा HISTORY। हिस्टोरी का मतलब होता है कहानी, HI का मतलब होता है हाई, स्टोरी मतलब कहानी। यानी कि जो हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, बीती हुई कहानी को पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं इतिहास। इतिहास यानी कि हिस्ट्री उस शब्द से, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, अब देखिए इतिहास का डेफिनेशन, परिभाषा को समझते हैं। इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट, यानी कि इतिहास में अगर कोई घटना हो गया है तो उसका जो संबंध है वो वर्तमान से है। कैसे, आप समझिए, अगर हम लोग अंग्रेज का गुलाम नहीं होते, इतिहास में अगर हम लोग अंग्रेज का गुलाम नहीं होते, तो आज जो हम लोगों को सोना का चिड़िया कहा जाता था, आज भी कहा जाता। तो इसका मतलब क्या है कि इतिहास में अगर वो घटना ना होती तो आज ऐसा ना होता। ठीक है, अगर वो घटना ना होती तो आज ऐसा ना होता। तो वही है कि इतिहास जो है वो अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं, यानी कि पहले घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान या कि प्रेजेंट से कोई ना कोई संबंध होता है। यदि इतिहास में वो घटनाएं अगर ना होती तो आज वर्तमान में यानी कि अभी जो है ऐसा स्थिति ना होता। समझ गए, आप बात को समझ गए। ठीक है, अब देखिए एक और डेफिनेशन, इतिहास वह समय है जो कि बीत चुका है। इतिहास वह समय है जो कि बीत चुका है, लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है। ये जो समय बीता है, तो इस बीता हुआ समय में कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है। यही कुछ अंश को, प्रमाण को लिखित या मौखिक रूप से पढ़ना, चाहे लिखित या फिर मौखिक रूप से जो भी घटना हुई है, पहले जो भी घटना हुआ है उसको या तो लिखित या फिर मौखिक रूप से पढ़ना, ये भी जो है इतिहास है। ठीक है, अर्थात इतिहास का मतलब हो गया अतीत में घटित घटनाओं का विवरण, यानी कि जो पहले घटना घटित हो गया है उसी को पढ़ना, उसी का विवरण, इसी को हम लोग इतिहास बोलेंगे। ठीक है, इतिहास का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इतिहास जो है हिस्ट्री, इतिहास का इंग्लिश क्या होता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया से लिया गया है, और हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ, यानी कि वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हेरोडोटस। उसका नाम क्या है, हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसी को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बतलाया था। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता जो है उसका नाम क्या है, हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। यहां से जो है आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, एकदम वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए तो इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग समझते हैं
यूरोप का मतलब तो नाम है, यूरोप जो कि महादेश का नाम है, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब सिंपली अगर हम लोग समझें तो अपने देश के प्रति जो आपका प्यार है, यानी कि आप जैसे भारत में रहते हैं तो भारत के प्रति जो भी प्यार है, अगर भारत के बारे में पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी कुछ अगर बोल दे तो आप उसको क्या जवाब देंगे? कुछ ना कुछ तो जरूर जवाब देंगे, क्योंकि हमारा देश भारत के बारे में बोल रहा है, भारत जो कि हम लोगों को खाना पीना मतलब सब कुछ यहीं पे हम लोगों का है। तो अगर जो भी हम लोगों को देश के बारे में कोई कुछ कहेगा तो हम लोग उसको तो जरूर कुछ कहेंगे। तो यही है प्यार, ठीक है। तो अपने देश के प्रति जो प्यार है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। डेफिनेशन समझते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम या प्यार को राष्ट्रवाद कहते हैं, या फिर ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब जो अपने देश के प्रति प्रेम करता हो, प्यार करता हो, या फिर एकता यानी कि मिलजुल करके रहते हैं, अपने देश के लिए सबको मिलजुल करके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते हैं, ये भी जो है एकता को प्रमोट करता है, और यही एकता जो है एक प्रकार का राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का जो है यूरोप के लोगों में बहुत पहले से पनप रहा था, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है, ये जो प्रेम की भावना है, वो यूरोप के लोगों में बहुत पहले से ही पनप रहा था। लेकिन जब 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है वो क्रांति हुई, उसके बाद ही ये भावना जो है वो विशाल रूप ले लिया, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये बात फैल गई, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो यूरोप के लोगों में कई दशकों से बहुत पहले से पनप रहा था, बहुत पहले से दिमाग में था। लेकिन जब 1789 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, अगर पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था तो 1789 में। तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद ही जो है ये भावना जो है राष्ट्रवाद की भावना ये पूरे दुनिया में लगभग फैल गया, बहुत ही तेजी से और बहुत ही विशाल रूप यानी कि बहुत ही बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि कब हुई थी? 1789 में, अभी हम लोगों ने देखा, और एक नेपोलियन के आक्रमण, इन दोनों ने जो है राष्ट्रीयता की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना है, उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान दिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर ये आक्रमण ना करते नेपोलियन और फ्रांस में अगर राज्य क्रांति ना होती तो हो सकता है ये जो राष्ट्रीयता की भावना है वो उस वक्त में नहीं आता, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की भूमिका, ठीक है। तो क्लास 10th में जो है हम लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो आपका इतिहास बुक है उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में जो है नेपोलियन की क्या क्या भूमिका रहा, इसको समझते हैं। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पर हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद को, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना फैली थी वो उसमें जो है नेपोलियन की क्या क्या भूमिका है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा नेपोलियन का आक्रमण, अगर ये नहीं होता, आक्रमण नहीं होता तो क्या होता? ये अगर आक्रमण नहीं होता तो हो सकता है वहां पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपता। लेकिन क्योंकि ये आक्रमण हुआ था तो अब कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, इसी को समझेंगे। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका है, इसको समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। अगर पूछा जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था तो 1804 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, उन्होंने विजयी राज्यों में नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी कि जो राज्य वो जीत चुके थे, जहां भी वो जीत चुके थे उसमें जो है वो अपना एक कानून लागू कर दिया जिसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन का कानून, यानी कि वो अपना खुद का कानून लागू कर दिया, उसी कानून को क्या बोलते हैं? नेपोलियन संहिता लागू किया, ठीक है। उन्होंने विशेषाधिकार कानून समाप्त कर दिया। जो भी विशेषाधिकार था, यानी कि किसी को अगर विशेष यानी कि ऊंचे दर्जा मिला हुआ था, विशेषाधिकार था, कोई गरीब वगैरह था, उसको अगर कुछ ज्यादा मिल रहा था तो उसको क्या कर दिया? वो समाप्त कर दिया। कौन? नेपोलियन, ठीक है। उस कानून को समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दे दिया, यानी कि कोई भी जाति का भेदभाव नहीं रखा। जैसे अगर भारत में देखेंगे तो दलित को जो है थोड़ा सा ज्यादा छूट है, ठीक है। हरिजन SC ST को जो है ज्यादा छूट है, जनरल को जो है बहुत कम छूट है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि उस समय भी वैसे ही था, विशेषाधिकार प्राप्त किसी को था तो नेपोलियन क्या किया? सबको खत्म कर दिया और सबको कहा सबको बराबर का अधिकार दे दिया, ठीक है। उन्होंने जर्मनी और इटली के राज्यों को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। समान प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था लागू की गई। इससे तानाशाही के विरुद्ध आवाजें उठने लगी। इससे राष्ट्रवाद की भावना को काफी बल मिला। इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना को काफी बल मिला। अंत में नेपोलियन की मृत्यु के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, ठीक है। तो अंत में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद जो भी यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी वो फिर कहां पर चले गया? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वियना में, वहीं पे जो है ये सारा चीज जमा हुई। तो नेपोलियन जो है वो क्या किया? कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया। उसके साथ साथ क्या किया? जो जर्मनी और इटली था उसको वास्तविक, वैसे जर्मनी और इटली के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो वो जर्मनी और इटली को जो है वास्तविक और राजनीतिक
दोनों रूपरेखा दिखा, यानी कि एक बॉर्डर को जो है फिक्स कर दिया कि आपका जो है इतना तो जर्मनी है, इतना तो क्या है आपका इटली है, ठीक है। रूपरेखा प्रदान किया जिससे क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि एक प्रकार का रास्ता खुला कि अब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। और समान प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था लागू की गई। समान प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि एक प्रशासन यानी कि सभी जाति और धर्म के लिए बराबर का सब कुछ, प्रशासन भी उसके लिए भी बराबर, उसके लिए बराबर, और समान आर्थिक व्यवस्था भी लागू किया। इससे क्या हुआ, जो तानाशाही जो थे उस समय उसके विरुद्ध जो है, उसके खिलाफ में जो है आवाज उठने लगी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको और भी बल मिला, और अंत में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद जो है उसका भी जो भी विजयी शक्तियां थी, यानी कि जो भी उन्होंने जीता था उसको जो है एकत्र किया। कहां पर, राजधानी जो कि ऑस्ट्रिया में, जिसका राजधानी था वियना। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया का राजधानी का नाम क्या है, तो वियना। तो वहीं पे जो है जितना भी नेपोलियन के मृत्यु के बाद जितना भी चीजें था, विजयी शक्तियां था, उसको जमा किया वियना में, ठीक है। कब किया था, 1815 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नेपोलियन के बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट आता है मेटरनिक। मेटरनिक एक आदमी का नाम है, मेटरनिक युग इसको बोला जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक ने किया। देखिए, 1815 में जो है यहाँ पर किसका मृत्यु हो गई, नेपोलियन की मृत्यु हो गई। और नेपोलियन की मृत्यु के बाद फिर हम लोग मेटरनिक में एंट्री करते हैं। अब सन 1815 ईस्वी को वियना में, वियना क्या है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना में एक सम्मेलन हो रहा था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम पड़ गया वियना सम्मेलन, क्योंकि ये सम्मेलन जो है वो वियना नामक जगह पर हो रहा था, ठीक है। तो सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेटरनिक है वो कौन था, ऑस्ट्रिया की चांसलर था। ऑस्ट्रिया जो है एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया नहीं, क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वहीं पे एक सम्मेलन हो रहा था जो कि 1815 ईस्वी में हो रहा था। वो सम्मेलन को जो है कौन कर रहा था, अगर पूछा जाए तो वो कर रहा था मेटरनिक, जो कि क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया की जो मतलब की राजधानी है वियना, वहां के जो चांसलर थे मेटरनिक, वो क्या था, तो वो क्या था, प्रतिक्रियावादी था। क्या था, प्रतिक्रियावादी, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं अन्याय करने वाला। इस सम्मेलन में ब्रिटिश, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, यानी कि सभी ने भाग लिया था। किसने किसने, ब्रिटेन भी, रूस भी, पर्सा भी और ऑस्ट्रिया भी, ठीक है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक ने किया, जो कि क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में जो है ब्रिटेन भी भाग लिया था, रूस भी भाग लिया था, पर्सा भी भाग लिया था और ऑस्ट्रिया भी भाग लिया था। ये सभी जगह का नाम है, ठीक है। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये सभी जगह का नाम है। जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर संपूर्ण यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता था, और ये सभी लोग मिलकर के क्या करना चाहता था, पूरे यूरोप में शांति को स्थापित करना चाहता था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा स्थिति जो है खराब चल रही थी। इसलिए पूरे जो है यूरोप में, कहां पर बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, तो पूरे यूरोप में जो है ये लोग शांति को स्थापना करना चाहता था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो कि फ्रांस की क्रांति की देन थी, यानी कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस क्रांति से क्या समझ में आया कि गणतंत्र होना चाहिए और प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए। तो जो कि फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यही मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, ठीक है। तो नेपोलियन जो है वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए नेपोलियन और फ्रांस की राज्य क्रांति से क्या हुआ कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको काफी ज्यादा बल मिला। लेकिन जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई उसके बाद मेटरनिक युग का शुरुआत था, यानी कि मेटरनिक का शुरुआत हुआ। और मेटरनिक की शुरुआत होने के साथ साथ वो क्या क्या सभी का एक सम्मेलन बुलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं वियना सम्मेलन। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ये कहां पर हुआ था, तो वियना नामक जगह पर हुआ था। वियना क्या है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की चांसलर का नाम क्या है, तो वो है मेटरनिक। तो इसी ने जो है एक सम्मेलन किया था जिसमें सभी देशों ने भाग लिया था। और सभी देशों ने भाग लेने के बाद क्या किया, जो नेपोलियन का जो भी मतलब कानून था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया, और ये फिर से क्या कर दिया, मेटरनिक युग की शुरुआत कर दिया। यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं फिर से इन्होंने जो है तानाशाही को शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं मेटरनिक इटली पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया। यानी कि मेटरनिक जो है, क्योंकि भाई अब शासन कब तक नहीं कर सकते, जब तक डिवाइड एंड रूल। इंडिया में जो अंग्रेज आया वो क्या किया, डिवाइड एंड रूल, यानी कि सबको बांटा धर्म के नाम पर। अब अभी भी देखिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जितना हिंदू मुस्लिम होगा देश का बंटवारा उतना होगा। मतलब क्या कि हम लोग कभी भी विकास पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ अपने जाति और धर्म पर ध्यान देंगे। तो वही चीज है, वो भी क्या किया, इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या किया,
इटली को जो है कई भागों में, यानी कि कई भागों में उसको बंटवारा कर दिया। कई भाग मतलब बोल सकते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा में उसको बांट दिया। तुम इस जाति की हो तो चलो इस जाति को अलग कर दो, इस जाति को तो इसको अलग कर दो, इस जाति की हो तो इसको अलग कर दो। वो बंटवारा कर दिया ताकि वो क्या कर सके, राज कर सके। ठीक है, तो कौन कर रहा था, नेपोलियन, ये मेटरनिख। तो मेटरनिख जो है इटली पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे भारत में अंग्रेज जो है क्या किया, डिवाइड एंड रूल को स्थापना किया। डिवाइड एंड रूल मतलब क्या कि बंटवारा करो और शासन करो। ठीक है, तो कौन किया था, अंग्रेज किया था। हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर लड़ाई करवा रहा था और यहाँ पर लगातार 200 साल तक राज किया। तो वैसे ही कौन कर रहा था, वहाँ पर मेटरनिख कर रहा था। कहाँ पर, इटली पर। अब कैसे कैसे विभाजित किया इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सिसिली और नेपाल का जो देश था, प्रदेश था, सिसिली और नेपल्स, ये किसका नाम है, जगह का नाम है, प्रदेश का नाम है। ये किसको दे दिया, बुर्बो वंश के जो सम्राट थे फर्डिनेंड, उसी को दे दिया। तो अगर पूछा जाए कि सिसिली और नेपल्स की जगह को किसको दे दिया था, तो बुर्बो वंश के जो सम्राट थे जिसका नाम था फर्डिनेंड, उसी को जो है सिसिली और नेपल्स प्रदेश को दे दिया। रोम और उसके आसपास की जो जगह है उसको ये पोप को दे दिया। तो अगर पूछा जाए कि रोम और उसके आसपास का जो जगह है वो किसको दे दिया गया, तो ये दे दिया गया पोप को। और सिसिली और नेपल्स का जो प्रदेश है वो दे दिया गया फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड कौन था, तो फर्डिनेंड जो है वो बुर्बो वंश का सम्राट था। ध्यान रखिएगा, फर्डिनेंड जो है वो क्या था, बुर्बो वंश का सम्राट था। ठीक है, उसके बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। एक लोम्बार्डी और एक वेनेशिया ये जगह है, तो यहाँ पर किसका शासन हो गया, ऑस्ट्रिया का। किसका, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, परमा, मोडेरा और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। और एक परमा और एक मोडेरा और एक टस्कनी, इसका जो प्रांत है वो किसको दे दिया गया, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। तो देखिए किस तरीके से बंटवारा हुआ, कैसे कैसे जो है मेटरनिख जो है इटली पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए इटली को बंटवारा कर दिया, कई भागों में बांट दिया और सभी को एक एक भाग दे दिया। सिसिली और नेपल्स को दे दिया गया फर्डिनेंड को, रोम और उसके पास का जो जगह था उसको दे दिया पोप को, लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है वो किसका हो गया, ऑस्ट्रिया का, और परमा, मोडेना और टस्कनी जो है वो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न आपका कि सिसिली और नेपल्स का जो जगह है वो किसको दिया था और रोम और ये जो है किसको दिया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जर्मनी में जो है टोटल कितना रियासत संघ कायम हो गया, 39 रियासत का संघ कायम रहा। ठीक है, जिस पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका, ऑस्ट्रिया का। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग जगह है और ऑस्ट्रिया जो है वो अलग जगह है, तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की और मेटरनिख जो है वो फ्रांस में जाकर के भी कौन सी व्यवस्था का स्थापना किया, पुरातन व्यवस्था का, यानी कि फिर से वही राजशाही तानाशाही शासन का स्थापना किया। कहां पर, फ्रांस में। और आप सबको पता है फ्रांस में सबसे पहले क्रांति कब हुई थी, 1789 में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रांस की क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति या फिर कोई कोई बोलता है फ्रांस की राज्य क्रांति। ठीक है, तो मेटरनिख जो है इस पुरातन व्यवस्था यानी कि फिर से जो राज्य क्रांति के बाद जो भी नया व्यवस्था लागू हुआ था उसको समाप्त कर दिया और पुरातन व्यवस्था की स्थापना कर दिया। फ्रांस में भी जाकर के, इटली में तो किया ही था, फ्रांस में भी कर दिया। ठीक है, इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं रही। और इस तरीके से जो है वियना सम्मेलन जो हुआ था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, वियना सम्मेलन में तो पूछा भी जाता है कि वियना सम्मेलन क्या है, तो आपको बोलना है कि वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है वियना नामक जगह पर हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये जो है मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ था। इसमें टोटल ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, टोटल 5 देश जो है इसमें भाग लिए थे। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया 4 देश और एक मतलब कि ऑस्ट्रिया, हाँ, टोटल 4 देश जो है इसमें भाग लिए थे। और इसमें क्या सिद्धांत था, सिद्धांत यही था कि जो भी नेपोलियन का जो कानून है वो लागू हुआ उसको बस समाप्त करो और पुरातन व्यवस्था यानी कि फिर से राजशाही को कायम करो। तो कुछ इस प्रकार का ही आपको लिखना है। और उन्होंने जो भी इटली को अपना शासन को जमाने के लिए जो भी इटली को बांटा था, तो किस तरीके से बांटा था हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, आपको एक एक लाइन समझाएंगे तभी आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति की जो पहले की व्यवस्था है उसी को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, यानी कि बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया तथा लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां क्या बना, फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की हालत को देखा और समझा और प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें कुछ बदलाव हुए, जिसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आई। अब 1830 की क्रांति के रूप में सामने आई, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए
अगर आपको यहाँ पर पहले अभी हम समझाए कि मेटरनिक जो है पहले क्या किया, इटली पर अपना प्रभाव जमा लिया और कैसे कैसे इटली का बंटवारा कर दिया। इटली का बंटवारा करने के बाद फिर वो पहुंच गया फ्रांस। फ्रांस में पहुंचने के बाद फिर उन्होंने जो है क्या कर दिया, फिर उन्होंने जाकर के पुरातन व्यवस्था यानी कि वही तानाशाही राज्य को मतलब कि कायम कर दिया। ठीक है, अब इसी बीच क्या हुआ, वियना व्यवस्था के तहत जो है क्रांति के पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो है बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। फिर से कौन से राजवंश को, बुर्बो राजवंश को। ये थोड़ा सा अच्छा था। और लुई जो है यानी कि जिसका नाम क्या है, लुई 18वां, क्या नाम है, लुई 18वां, ये जो है फ्रांस का राजा बना। ये क्या बना, फ्रांस का राजा बना। और ये क्या किया, फ्रांस की जो हालत थी उसको देख करके जो है ये सुधारवादी, मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं सुधारवादी, मतलब जो भी अगर कुछ इधर उधर का काम कर रहा है उसके लिए कठोर कानून लागू किया और पूरा फ्रांस की जो स्थिति खराब हो गई थी उसको सुधारने का प्रयास किया पूरा। ठीक है, और इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से जो है संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दिए। ठीक है, मतलब कि जारी किए गए। तो जो भी सम्राट की ओर से 2 जून 1814 ईस्वी को एक मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग स्थापित करने का प्रयास किया और सुधारवादी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो है इन्होंने 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो कि 1848 ईस्वी तक चलता रहा, जो कि 1848 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन चार्ल्स 10 एक और व्यक्ति है जिसके शासनकाल में इसमें कुछ बदलाव हुए, यानी कि जब चार्ल्स 10 का शासनकाल था, जब चार्ल्स 10 यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उसी के शासनकाल में ये कौन है, लुई 18वां है। ठीक है, ये कौन है, लुई 18वां है, जो कि 1814 में आया। लेकिन चार्ल्स 10 जब यहाँ पर शासन कर रहा था तो उस समय कुछ बदलाव हुआ था और ये बदलाव होने के कारण इसका कुछ परिणाम भी हुआ, क्योंकि कोई भी बदलाव होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होता है। तो ये परिणाम जो है हम लोग बोल सकते हैं इस परिणाम को 1830 की क्रांति, यानी कि इस परिणाम का नाम क्या रखा गया, 1830 की क्रांति। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि 1830 की क्रांति क्या है या फिर जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो आपको जो है यही आंसर देना है जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, समझिए। देखिए, चार्ल्स 10 जो है क्या था, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ध्यान रखिएगा, ये चार्ल्स 10 की वजह से ही ये क्रांति हुई थी, क्योंकि इसी के शासनकाल में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ था। चार्ल्स 10 जब शासन कर रहे थे, जब ये शासक थे, जब ये राजा था, तो उसके वक्त में उसके शासनकाल में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ था और यही बदलाव के कारण जो है ये क्रांति हुई थी। इसीलिए इसको हम लोग जुलाई की 1830 की क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये क्रांति जो है 1830 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो जुलाई 1830 की क्रांति क्या है तो समझते हैं। चार्ल्स 10 जो है वो क्या था, एक निरंकुश, चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही जो राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावना था इसको दबाने का कार्य किया। ठीक है, तो जो भी फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना जो है, राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत तेजी से विकास हो रहा था उसका, लेकिन ये क्या किया, चार्ल्स 10 क्या किया, उसको दबाने का काम किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया और ये क्या किया, जो भी प्रतिक्रियावादी था, जो भी अन्याय करता था, जिसका नाम था पोलिग्नेक, उसी को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा और इसी को देख करके, इसी का यानी कि चार्ल्स 10वां का यही कदम देख करके जो भी उदारवादी थे वो इसको क्या समझा, इसको चुनौती समझा, चैलेंज समझा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, और ये समझा कि ये जो क्रांति हो रही है इसी के विरुद्ध में ये जो है कोई ना कोई चाल चल रहा है, कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। ये किसको लगा, ये लगा जनता को। किसके खिलाफ, चार्ल्स 10वां के खिलाफ। ठीक है, चार्ल्स 10वां ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया और वो फिर से जो है टोटल 4 लॉ यानी कि 4 एक्ट, 4 कानून को पारित किया, 4 अध्यादेश को पारित किया और इसी के तहत जो क्या किया, जो भी उदारवादी थे, जो भी आंदोलन कर रहे थे या फिर बोल सकते जो भी जनता थे, उसी का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के यानी कि इन कानूनों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर आप लोगों ने समझा कि चार्ल्स 10 जो है क्या था, एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था और उन्होंने जो है जो भी फ्रांस में जो भी राष्ट्रवाद का भावना पनप रहा था उसको दबाने का, उसको कुचलने का काम किया और इसी के खिलाफ जो है जनता समझ गया कि नहीं ये गलत काम कर रहा है, ये कुछ ना कुछ चाल चल रहा है इसके खिलाफ। ठीक है, और ये वो गलत काम क्या कर दिया था चार्ल्स 10, वो जो है प्रतिक्रियावादी जो शासक थे जिसका नाम था पोलिग्नेक, उसी को वो प्रधानमंत्री बना दिया। बस यही कदम तो था, चुनौती, मतलब कि चुनौती समझ लिया, उसी को षड्यंत्र समझ लिया कि ये बहुत बड़ा चाल है। ठीक है, और बस इसी के खिलाफ वो क्या क्या आंदोलन करने के लिए कर दिया। लेकिन उसी बीच और ये गलत काम क्या कर दिया चार्ल्स 10, 4 अध्यादेश यानी कि 4 कानून लागू कर दिया और ये तो और एकदम खतरनाक बवाल लेके आ गया। ठीक है, और ये 4 कानून जब लाया गया, फिर क्रांति में जो पेरिस में जो है क्रांति की लहर दौड़ गई और ये क्रांति इतना बड़ा हो गया कि फ्रांस में इसी को हम लोग, इससे जो है गृह युद्ध शुरू हो गया और यही गृह युद्ध को हम लोग बोलते हैं 28 जून 1830 ईस्वी की, इसी गृह युद्ध को हम लोग बोलते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, क्योंकि ये जुलाई महीने में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से
ग्रह युद्ध शुरू हुआ था और इसी को हम लोग, क्योंकि जून से शुरू हुआ जुलाई में खत्म हुआ, इसीलिए इसी को हम लोग 1830 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अब देखिए परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हुआ देखते हैं। जो चार्ल्स 10वां था वो फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी कि इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, पलायन करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो वो क्या किया, राजगद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया और बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। और जो बुर्बो वंश था उसका शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसके स्थान पर आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंप दी गई। इसके शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसके जाने के बाद, यानी कि किसके, चार्ल्स 10वां के जाने के बाद ये तो इंग्लैंड चले गया और बुर्बो वंश का समाप्त हो गया। जस्ट इसके बाद इसी के स्थान पर जो है आ गया आर्लेयंस, इसी वंश को जो है गद्दी सौंपी गई। और ये किसके ये जो है उदारवादी भी इसका मतलब कि इसके पक्ष में था, पत्रकार भी इसके पक्ष में था और पेरिस भी इसी के पक्ष में था, यानी कि सबको इसका साथ दे रहा था और सभी ने मिलकर के जो है इसका समर्थन कर रहा था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं जो 1830 की जो क्रांति हुई थी, तो हम लोगों ने देखा क्रांति क्या है, परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या समस्याएं हुई, इसको हम लोग समझते हैं। पूछा भी जाता है कि 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव क्या क्या हुआ। ठीक है, देखिए इस क्रांति से देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। यानी कि जो 1830 की क्रांति हुई तो इससे क्या हुआ, जो भी कट्टर राजसत्तावादी थे इसका जो प्रभाव है वो कम हो रहा था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में जो भी क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, तो यहाँ पर जो भी सिद्धांत लागू किए गए थे, जो भी सिद्धांत था, इसको फिर से पुनर्जीवित किया। ये 1830 की क्रांति क्या हुआ, फिर से पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को ध्वस्त बेबुनियाद कर दिया। तो आप सबको जैसे कि पता है मेटरनिक जो है वो वियना कांग्रेस का उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो वियना सम्मेलन हुआ था ना, वियना सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया एक जगह का नाम है, उसी का राजधानी वियना, और वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग क्या बोले, वियना सम्मेलन। ये जो वियना सम्मेलन हुआ था तो वियना सम्मेलन में जो है क्या लिया गया, जब सबसे पहले नेपोलियन का मृत्यु हो गया तो नेपोलियन का मृत्यु होते होते ही मेटरनिक जो है नेपोलियन के खिलाफ काम करने लगा। ठीक है, नेपोलियन का पूरा कानून को खत्म कर दिया। मेटरनिक बहुत बुरा एकदम एक प्रकार का बोल सकते था और वो जो है फ्रांस में भी जाके कूद गया और वो जो है अपना ऑस्ट्रिया है, इटली है, उसको भी मतलब कि बांटने का प्रयास किया, इटली को अलग अलग जगह में बांट दिया ताकि उसका शासन कायम रहे। ये गलत काम किया। ठीक है, ये तब 1830 की जब क्रांति हुई तो इसका प्रभाव में ये सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को जो है पुनर्जीवित किया, यानी कि जो क्रांति था पहले फ्रांसीसी राज्य क्रांति जब हुई थी तो उस समय जो भी सिद्धांत आया था उस सिद्धांतों को फिर से जीवित किया, फिर से लागू किया। और वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था, वियना सम्मेलन में जो भी उद्देश्य लिया गया था, जो भी फैसला लिया गया था मेटरनिक के द्वारा या फिर चार्ल्स 10वां के द्वारा, ये सभी चीज को, ये बेबुनियाद चीजों को, यानी कि इन चीजों को जो है बेबुनियाद कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा और सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग उत्तम किया। ठीक है, और इसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पर पड़ा और जो भी यूरोप के अंदर जो भी देश था वो सभी लोग क्या किया, राजनीतिक एकीकरण किया, संविधान में सुधार किया और राष्ट्रवाद के विकास में जो है अपना मार्ग उत्तम किया, यानी कि अपना रास्ता को और आगे बढ़ाया कि नहीं अब हमको ये करना ही है। ठीक है, और इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। ठीक है, और इस क्रांति यानी कि 1830 की क्रांति जो है, इस क्रांति की वजह से इटली तथा जर्मनी का एकीकरण का बात शुरू हुआ और यूनान, पोलैंड और हंगरी जो है ये तीनों जगह का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ, तत्कालीन व्यवस्था यानी कि तुरंत जो है राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ पर, यूनान में, पोलैंड में और हंगरी में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल यानी कि पार्ट 2 में जो आपका दूसरा वीडियो आएगा वहां पर हम लोग सन 1848 ईस्वी की क्रांति से शुरू करेंगे और ये चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बस थोड़ा सा आप लोग देखिए। सबसे पहले हिस्ट्री जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया क्योंकि ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पूछताछ। क्या होता है हिस्टोरिया का मतलब, पूछताछ, यानी कि आपका इतिहास के बारे में पता करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके बारे में पूछताछ करना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास का पिता का नाम क्या है, हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता का नाम है हेरोडोटस। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का क्या क्या भूमिका रहा, तो आप लोगों ने देखा कि वो जो है बहुत ही अच्छे शासक थे। वो जो है विशेषाधिकार कानून को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया और सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर नियम, यानी कि सब कुछ बराबर समान प्रशासन को लागू किया।
किसी के खिलाफ कुछ गलत इधर उधर नहीं किया, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब नेपोलियन का अंत हुआ, यानी कि नेपोलियन की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है इसका द्वारा जो भी काम किया गया था, जो भी शक्तियां था, उसको कहाँ लेके आ गया, इसको लेके आ गया ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में, जहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी में जिसका नाम है वियना, वहां पर लेके आ गया, ठीक है। और जो है नेपोलियन की समाप्ति हो गई। नेपोलियन की समाप्ति के बाद मेटरनिक आया। मेटरनिक जो है बहुत ही खराब एक प्रकार का बोल सकते हैं शासक था। वो क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम रखा गया वियना सम्मेलन, जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। उस सम्मेलन में टोटल 4 देश भाग लिया था, ब्रिटिश, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। प्रश्न पूछा जाता है कि इस सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लिया था, तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जो है वियना सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ, नेपोलियन के द्वारा जो भी काम किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और ये फिर से जो है राजशाही शासन को कायम किया। और यही शासन को कायम करने के लिए जो है वो क्या किया, वो किया एक शासक का, नेपोलियन की, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग इसी के, यानी नेपोलियन के द्वारा जितने भी अच्छे कार्य किया गया था, जो भी अच्छा कार्य किया गया था, उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया और एक पूरा राजतंत्र को फिर से कायम कर दिया। कौन किया था ये काम, मेटरनिक किया था, ठीक है। और इसके समर्थन, किसके, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के समर्थन से। ये कहां पर कर रहा था, ये ऐसा काम जो है इटली पर कर रहा था, ठीक है। अब इटली पर प्रभाव कायम रखने के लिए, यानी कि ऐसा चलता रहे, इसके लिए जो है इटली को उन्होंने कई भागों पर बांट दिया। जैसे कि सिसिली और नेपल्स का जो जगह है वो फर्डिनेंड को दे दिया, रोम और उसके आसपास का जो जगह है वो पोप को दे दिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो जगह है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया, परमा मोडेना और टस्कनी का जो जगह है वो किसको दे दिया, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया, ठीक है। उसके बाद जर्मनी जो है वो 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। और यहाँ पर भी, यानी कि हम लोग यहाँ पर तो इटली की बात कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी पर भी ऐसा ही हो रहा था। जर्मनी पर भी टोटल 39 रियासत का क्या था, संघ था, यानी कि शासन था। यानी कि जर्मनी को भी टुकड़े टुकड़े में पूरा बांट दिया था, ठीक है। उसके बाद मेटरनिक जो है वो फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था का स्थापना कर दिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा। बस ये सब कुछ करते हुए जो है एक फिर से फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पहले की व्यवस्था में लुई 18वां आया। लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना और ये क्या किया, बहुत अच्छा काम करने लगा, फ्रांस की स्थिति को देख करके अच्छा काम करने लगा। 2 जून 1814 को जो भी सम्राट के द्वारा जो भी संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए थे, इसको एक्सेप्ट किया। और इसी को एक्सेप्ट करने के बाद फिर इसी के बीच क्या हुआ कि 1848 ईस्वी तक ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन इसी के बीच में चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ बदलाव हुए और इसी बीच फिर से चार्ल्स 10वां आया और इसी के शासनकाल में कुछ बदलाव हुआ, जिसका परिणाम को हम लोग बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसा गलत काम किया जो कि 1830 की क्रांति हो गई इसी के कारण, ठीक है। अब ये 1830 की क्रांति हम लोगों ने देखा कि 1830 की क्रांति कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका परिणाम देखा। परिणाम देखने के बाद, क्योंकि ये परिणाम क्या हुआ कि चार्ल्स 10 जो है वो राजगद्दी छोड़ करके भाग गया। परिणाम के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि 1830 की क्रांति का जो प्रभाव है यूरोप में क्या पड़ा, आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पनपा। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। जैसे 1830 की क्रांति है वैसे ही 1848 की क्रांति है। फिर जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा। और किसी को भी अगर ये PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, 7667532320, 7667532320। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपको ये PDF जो है मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।